विद प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड, क्या चीज़ ट्रांसमिट होती है? तो एनर्जी ट्रांसमिट होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मैटर है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हो जाते, वो अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, अब एनर्जी और मोमेंटम तो किसी में दिया नहीं है, तो फिर सिर्फ एनर्जी वाला आंसर मारेंगे, बी पार्ट। द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल, टेम्परेचर पूछ रहे हैं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड एयर में डबल हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस की। तो 27 का मतलब टेम्परेचर जो हुआ वो हुआ 300 केल्विन। और वेलोसिटी और टेम्परेचर में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है √3 वेलोसिटी ऑफ साउंड √γ/RT/m। और यहाँ से साफ पता लग रहा है कि अगर हमें वेलोसिटी को डबल करना है तो टेम्परेचर को हमको 4 गुना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। तो नया जो टेम्परेचर होगा वो आपका होना चाहिए 4 टाइम्स, यानी 1200 केल्विन। और 1200 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो -273 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वेव मोशन। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम्स, क्या मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सभी मीडियम में से प्रोपोगेट करती हैं? ऐसा नहीं है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में जाती हैं और लिक्विड की सरफेस पे जाती है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। बल्क लिक्विड के अंदर मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव नहीं ट्रैवल कर पाती हैं, और गैसियस मीडियम के अंदर भी मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सिर्फ सॉलिड में जाती हैं, बिल्कुल गलत है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स गैसेस में भी जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिक्विड्स में भी जाती हैं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, ये ओनली की वजह से गलत हो गया, क्योंकि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में तो जाती जाती है और लिक्विड की सरफेस पे भी मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव चल सकती है, तो ये भी गलत हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, लॉन्गिट्यूडनल वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ओनली यहाँ से हटा दें तो आपका कौन सा आंसर बन सकता है? सी पार्ट बन सकता है। तो अभी तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ट्रू पूछ रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा नन। A sound wave is passing through air column in the form of compression and rarefaction in consecutive compression and rarefactions। कह रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो एक बात पक्की है कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, और इसीलिए हमने साउंड वेव के प्रोपोगेशन को क्या माना है? एडियाबैटिक प्रोसेस माना है। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, सो योर आंसर इज डी पार्ट। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज एन एंड इट्स वेलोसिटी इज वी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 4n बढ़ा दें तो वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वेव की वेलोसिटी उसके मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना सोर्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी की वेव जो क्रिएट हो गई है वो मीडियम में कितनी स्पीड से चलेगी, ये एंटायरली मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो आप साउंड किसी भी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस करो, साउंड जब एयर में ट्रैवल करती है तो एक फिक्स स्पीड से चलती है, और वो एयर की प्रॉपर्टी होगी, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होगी। तो उस मीडियम में अगर स्पीड v है तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड क्या रहेगी? v ही रहेगी। इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक इंजन है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 500 हर्ट्ज की, और एक ऑब्जर्वर है जो कि सेंटर में स्टेशनरी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव करेगा? तो समझ लेते हैं इसमें। जैसे मान लिया ये ट्रैक है जिसपे एक सोर्स घूम रहा है और एक ऑब्जर्वर है जो कि सेंटर में है। ठीक है, ये जो सेंटर में ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है साउंड का जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आप गौर से देखिए, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन, जैसे घूम रहा होगा सोर्स, जो रिलेटिव सेपरेशन है टाइम के साथ ना वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ना सोर्स दूर जाता हुआ समझ में आ रहा है ना पास आता हुआ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 500 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्जर्वर को जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो भी 500 हर्ट्ज ही होगी। ठीक,
सोर्स या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट डॉपलर इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि उनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग होते हैं, और इसकी सोर्स की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग नहीं है। ये जो लाइन जॉइनिंग इनके बीच के जो सेपरेशन है ना, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो रिलेटिव सेपरेशन ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो किसी भी तरह कोई डॉपलर इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा। तो इसको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 500 हर्ट्ज ही होगी। तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट। What is the phase difference at a given instant of time between two particles 25 मीटर apart? दो पार्टिकल हैं 25 मीटर दूर है, उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, और ये आपको इक्वेशन दी हुई है y की। तो y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.03 साइन पाई से अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई टी माइनस 0.01 पाई एक्स। ये आपकी इक्वेशन है, और आपको पाथ डिफरेंस दिया है, दो पार्टिकल के बीच का गैप दिया, 25 मीटर दूर हैं वो दो पार्टिकल, और उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा खुद में क्या होता है के, और के की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 0.01 एक्स, और डेल्टा एक्स जो होगा वो आपका होगा 25 मीटर 25 मीटर्स। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 पाई है, यहाँ पे पाई 125 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो आपका जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पाई बाई 4 रेडियन। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा, और वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा वाई के। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो रेशियो आपका आएगा वो आपका आ रहा है के इंटू ए। के वेव नंबर है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साउंड वेव है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और वो ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में वी से, और वो एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। मीडियम बदल गया तो साउंड की स्पीड भी बदल जाएगी, क्योंकि स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे इसकी स्पीड 2v हो गई है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? तो वेवलेंथ तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर एक ही वेव ट्रैवल कर रही है तो अक्रॉस मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती रहेगी तब भी, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने शायद वेवलेंथ कह दिया, ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और वेव की जो वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम बदलने से वेव की वेलोसिटी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। सोर्स बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, वेव की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इनमें जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो वेवलेंथ की हेल्प से इस्टेब्लिश होता है, और फॉर्मूला ये बनता है वेव की वेलोसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर आपने मीडियम चेंज किया, सोर्स नहीं चेंज किया, मीडियम चेंज किया, वेव एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेव की वेलोसिटी आपकी डबल हो रही है तो वेवलेंथ भी आपकी डबल हो गई होगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है सायरन की, और वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, 400 हर्ट्ज से बढ़ा के 1200 हर्ट्ज कर दिया। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, एम्पलीट्यूड जैसा है वैसा ही रहेगा, और जिस मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है वही मीडियम है, तो डेंसिटी वही रहेगी, वेव की वेलोसिटी भी वही रहेगी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 गुना कर दी है। 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी और वो 1200 हर्ट्ज होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 3 गुना हो जाएगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर 3 गुना हो जाएगी तो उसका स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक स्ट्रिंग है, हुक्स लॉ ऑबे करती है। इसका मतलब जितना एक्सटेंशन होगा उतना ही फोर्स होगा, उतना ही टेंशन होगा, उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। और एक्सटेंशन उसके अंदर एक्स था, तो जो स्पीड थी ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो वी थी, ठीक। बना लेते हैं जरा क्या बनेगा। तो वी का फॉर्मूला होता है √T/μ, और टेंशन एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू √x, ठीक। फिर एक्सटेंशन 1.5x कर दिया तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक। तो नई स्पीड अगर हम कहें v' होगी तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, √1.5x के।
दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो v डैश अपॉन v जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है अंडर रूट 1.5, और अंडर रूट 1.5 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.22 होता है। तो जो फाइनल केस में वेलोसिटी ऑफ वेव होगी वो 1.22 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेव इन द इनिशियल सिचुएशन। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन, किस केस में साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक, तो साउंड की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एयर में या गैस में वो होता है गामा आर टी बाई एम। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर सेम रहा होगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ये जो कंपैरिजन है वो गामा बाई एम के रेशियो से कंपैरिजन होगा। गामा आपका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होता है और एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। तो हाइड्रोजन के लिए गामा अपॉन एम कितना होगा, तो हाइड्रोजन का गामा होगा 5/3 और एम जो होगा वो होगा आपका 2। तो ये हाइड्रोजन के लिए बना 5/6। नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, तो नाइट्रोजन के लिए जो ये तो हो गया हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन के लिए अगर हम बनाएंगे तो गामा तो 5/3 होगा और सॉरी 5/3 नहीं होगा, 7/5 होगा। ये मैंने गलत डाल दिया, ये मोनो एटोमिक का डाल दिया। ठीक है, अलग से यहाँ समझ लेते हैं। मोनो एटोमिक का जो गामा होता है वो होता है 5/3, डाई एटोमिक का जो गामा होता है वो होता है 7/5 और पॉली एटोमिक नॉन लीनियर का जो गामा होता है वो होता है आपका 4/3। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो अब एक एक करके समझते हैं। हाइड्रोजन के लिए कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। नाइट्रोजन के लिए कितना बनेगा, तो ये बनेगा 7/5 और नाइट्रोजन का होगा 28। हीलियम के लिए कितना बनेगा, तो हीलियम का आता होगा मोनो एटोमिक, तो ये आ जाएगा 5/3 और हीलियम का मास होता है 4। और ऑक्सीजन के लिए कितना बनेगा, तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 7/5 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। अब आपको ये देखना है कि इन चार वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये लग रहा है कि शायद सबसे बड़ी है, 0.7 आएगी अराउंड 0.7, और ये है 5/12, ये 5/12 है। ठीक है, तो ये कम रहेगी, तो ये 0.5 से भी कम रहेगी। तो इसका आंसर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द ऑर्गन पाइप। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप की अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखें तो उसका फॉर्मूला होता था V/2L या B/4L, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है कि बंद है, मतलब क्लोज्ड है कि ओपन है, क्लोज्ड एट वन एंड है कि ओपन एट बोथ द एंड्स है। तो मान लिया अगर क्लोज्ड एट वन एंड है तो V/4L होगा। और V का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो V का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट गामा RT/M। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अंडर रूट T जो है वो ऊपर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। ए पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो स्ट्रिंग्स हैं कॉपर की, आर स्ट्रेच टू द सेम टेंशन, दोनों में टेंशन सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1:4 रेशियो में है। तो रिस्पेक्टिव वेव की वेलोसिटीज पूछ रही हैं, उनका रेशियो क्या होगा। तो वेव की वेलोसिटी स्ट्रेच स्ट्रिंग में होती है अंडर रूट T/μ और म्यू होता है ρ/a। अब यहाँ समझिए जरा ढंग से, कह रहे हैं टेंशन दोनों में सेम है और दोनों ही कॉपर के हैं तो दोनों की वॉल्यूम डेंसिटी भी सेम होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बात अटक गई आगे। तो वेलोसिटी जो है वो 1/√a के प्रोपोर्शनल है। तो एरिया का रेशियो अगर 1:4 है तो वेलोसिटी का रेशियो 2:1 बनेगा, क्योंकि इन्वर्स है और अंडर रूट है। तो एरिया का रेशियो अगर 1:4 है तो वेलोसिटी का रेशियो 2:1 बनेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बारे में कह रहे हैं। तो प्रेशर सेम है, प्रेशर से हमें ज़्यादा वैसे मतलब नहीं होता, हमें टेम्परेचर से मतलब है। टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या फॉर्मूला बनता है वो देखिए। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा RT/M। अब कह रहे हैं टेम्परेचर सेम है, बढ़िया है। गामा भी सेम होगा क्योंकि दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, तो गामा से भी हमें दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आ रही है वेव की, साउंड की वेलोसिटी, वो अंडर रूट M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, और इसमें VH और VO की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप आराम से समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो इनका जो मास का रेशियो, इसका 2 होता है, इसका 32, तो मास का रेशियो 1:16 है। तो वेलोसिटी का रेशियो 4:1 बनेगा, 4:1। यानी हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी होगी वो 4 गुना होगी, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होगी वो 4 गुना होगी किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये रेशियो बनेगा।
सो योर आंसर इज बी पार्ट. अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं. ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ क्लैप्स हिज हैंड्स, हियर द इको आफ्टर 1 सेकेंड. ठीक है, पहाड़ी के किनारे पे वो खड़ा हुआ है और उसने अपने ताली बजाई है और 1 सेकंड के बाद इसको इको सुनाई दे गई है. तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं पर्सन और रिफ्लेक्शन पॉइंट के बीच में. तो 1 सेकंड के बाद अगर पर्सन को इको सुनाई गई है, मान लिया यहाँ पे हिल है और यहाँ पर्सन खड़ा हुआ है और ये साउंड जा रही है और आ रही है 1 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस तो 340 मीटर रही होगी, क्योंकि साउंड 1 सेकंड में 340 मीटर ही ट्रैवल कर पाती है. तो जाना 170 मीटर होगा और आना भी 170 मीटर होगा. तो जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वहां से 170 मीटर दूर होगा. डी पार्ट. अगली इक्वेशन, आपको 4 इक्वेशन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वेव फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं होगा. तो पहला वेव फंक्शन है, बिल्कुल है. दूसरा भी हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, ये भी वेव फंक्शन है. तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला वेव फंक्शन है, तीसरा वाला वेव फंक्शन नहीं है. क्योंकि वेव फंक्शन में जो आर्गुमेंट होना चाहिए, जो फेज होना चाहिए, साइन या कॉस का लीनियर फंक्शन हो, पहली बात. और फेज कुछ इस फॉर्मेट का हो, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ कोई फेज कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक, इस फॉर्मेट का होना चाहिए. तो जो वेव फंक्शन नहीं बनेगा वो कौन सा बनेगा? आंसर आपका सी पार्ट. अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दी है 400 हर्ट्ज और वेव की वेलोसिटी दी है 300 मीटर पर सेकेंड, और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट ए सर्टेन पॉइंट एट टाइम t इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड. टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट अलग नहीं है, पॉइंट तो एक ही है, बट उनके बीच में टाइम का डिफरेंस दिया, उसकी दो स्टेट्स के बीच में टाइम का डिफरेंस दिया. ठीक है, 10⁻³ सेकेंड, और पूछ रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ. तो अगर पार्टिकल एक ही हो और उसकी दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में फेज डिफरेंस पूछा जाए, जिनके बीच में कुछ टाइम इंटरवल बीत गया हो, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी. दो फॉर्मूले हो गए, अलग अलग पार्टिकल हों सेम टाइम पे तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, एक फॉर्मूला ही बनता है. और इसमें एक ही पार्टिकल है अलग अलग टाइम पे, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है 2π/t इंटू डेल्टा टी. और ये 2π/t ये क्या होगा? ये होगा आपका ओमेगा. ओमेगा होता है 2πf. ठीक है, तो 2π और f कितना दिया है? 400 हर्ट्ज, और टाइम इंटरवल कितना है दो इवेंट्स के बीच में? 10⁻³ तो अगर हम इसको हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? पाई की वैल्यू भी डिग्रीज में डाल लेते हैं हम, तो 2π, पाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, आंसर सारे डिग्रीज में है, इंटू 400 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ और ये 3 जीरो ये खत्म हो गए आपके. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. 18 इंटू 8 करना है आपने, 162, 144 डिग्री. डी पार्ट आंसर बनेगा आपका. आपको प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दी है और कह रहे हैं कि 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी वेव. 8 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी ये पूछ रहे हैं आपसे. ठीक, तो हम वेव की स्पीड निकाल लेते हैं और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर देंगे फिर. ठीक है, तो इक्वेशन को गौर से देखो, इक्वेशन एक बार फिर लिख लेते हैं. तो y इज इक्वल टू है आपका a साइन, अंदर पाई से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, πt/2 माइनस πx/4. तो यहाँ से अगर आप ओमेगा देखोगे तो ओमेगा आपका आएगा π/2 और k आप देखोगे k कितना आएगा? π/4. और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा अपॉन k होती है, तो π/2 अपॉन π/4 करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. और 8 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? अगर हम मैं x से उसे रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा आपका 16 मीटर. 8 इंटू 2 16 मीटर्स. बी पार्ट. अगले इक्वेशन में आपको ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन दी है और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं दो पार्टिकल के बीच में, एक 3 मीटर पे है और एक 3.5 मीटर पे. इसका मतलब आपको पार्ट डिफरेंस पता है, पार्ट डिफरेंस पता है कितना? 0.5 मीटर. और फेज डिफरेंस निकालना, तो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. 2π/λ k होता है और k यहाँ से जो दिखेगा वो पाई के बराबर होगा, पाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k पाई बन जाएगा. तो पाई और डेल्टा एक्स कितना है? हाफ, तो ये π/2 हो गया आपका. ए पार्ट. द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव. एक वेव है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक है a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक,
और इनका सुपरपोजिशन करके रिजल्टेंट हमें बताना क्या बनेगा। तो जरा इक्वेशंस को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। पहली इक्वेशन जो है वो है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी ये y1 है। y2 अगर हम बनाएं तो क्या आएगा, वो है ए कॉस। अब कॉस में के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं है। कॉस एक इवन फंक्शन होता है, कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या अभी थोड़ा और इसको मॉडिफाई करें और साइन में इसको कन्वर्ट करें ताकि हमें दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पता लग सके। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये पहली वेव की इक्वेशन है, ये दूसरी वेव की इक्वेशन, दोनों का एम्पलीट्यूड ए और ए है, और दोनों में अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे कितना है, डेल्टा फाई, तो वो पाई बाई टू दिख रहा है। तो नेट एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, ए नेट कितना होगा, तो ए नेट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई आपका हो जाएगा 0 क्योंकि वो एंगल पाई बाई टू है। सो योर आंसर इज ए रूट टू। ए रूट टू बनेगा आपका नेट एम्पलीट्यूड। सी पार्ट आपको आंसर मिलेगा। इन ए साइनोसॉइडल वेव द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड for a particular point to move from the maximum displacement to zero displacement is 0.01 second। अब आप बताओ, मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने का टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो तो t/4 होता है, और ये आपको दिया है 0.17 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वेव का, या पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.17 इंटू 4। और आपसे पूछने फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 0.17 इंटू 4। पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 बाई 17। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आपको बनेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट 1.47। ठीक, जब भी वेव ट्रेवल कर रही होती है तो वेव का मतलब है पार्टिकल तो है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पहुंचने का टाइम t/4, मीन पोजीशन से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पहुंचने का टाइम t/4, दूसरी नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन आने का t/4, और मीन से दोबारा से पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंचने का t/4, और ये टोटल टाइम हो गया t। इस तरह से होती है सिचुएशन। तो यहां से आंसर मिलेगा आपको ए पार्ट। 23 में आपको वेव की इक्वेशन दी है, दो वेव हैं और दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव पूछ रहे हैं। तो बहुत आसान है, ये है 10, दो वेव नहीं है बेसिकली, दो SHM है, 10 साइन 200 पाई टी और ये है 20 साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाई 2। तो दोनों में अगर आप देखोगे एक का एम्पलीट्यूड 10 है, एक का एम्पलीट्यूड 20 है, बट उनमें फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, ए नेट होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाइव वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर आया 10√5 बी पार्ट। A star is moving away from Earth with a velocity of 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक स्टार है वो अर्थ से दूर की तरफ जा रहा है और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लेनी है, और एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो है 5700 एंगस्ट्रॉम, और शिफ्ट पूछ रहे हैं, चेंज इन वेवलेंथ पूछ रहे हैं। ठीक, तो जो एपरेंट वेवलेंथ होगी, अगर दूर जा रहा है वो, अगर वो दूर जा रहा है, ढंग से सुनना, दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला आएगा वो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 1 + v/c आ जाएगा। इसको आप लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो। ये है ओरिजिनल वेवलेंथ और ये है शिफ्टेड वेवलेंथ। ठीक, तो आपसे चेंज पूछ रहे हैं, चेंज कितना होगा, तो चेंज का मतलब आपसे पूछ रहे हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा नॉट टाइम्स v/c। कैसे किया, लैम्डा नॉट से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर लैम्डा नॉट को इस तरफ ले आए, तो ये हो गया चेंज इन वेवलेंथ, और ये इसके बराबर आ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है, 5700 एंगस्ट्रॉम, इंटू वी कितना है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 10⁵ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸। तो ये 10⁸ 5 6 7 8 5.7 अपॉन 3 दैट इज 1.9 एंगस्ट्रॉम। इतना वेवलेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, बी पार्ट। तो ये फॉर्मूला कब चलता है वेवलेंथ वाला,
जब वो दूर जा रहा हो, और यहाँ पे माइनस कब आ जाता है, जब वो पास आ रहा हो। और फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी में जब वो दूर जा रहा हो तो फॉर्मूला चलता है माइनस वाला, 1 - v/c। ये तब है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों दूर जा रहे हों v रिलेटिव वेलोसिटी से, और पास आ रहे हों तो ये फॉर्मूले में क्या जाता है यहाँ पे प्लस। Apparent wavelength of a light from the star moving away from the earth is 0.01% more than its real wavelength। स्पीड पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो अभी लगा लेते हैं फॉर्मूला। अभी हमने बनाया था लैम्डा डैश इज इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट इंटू 1 + v/c। अगर वो दूर जा रहा है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ये जो लैम्डा डैश है वो 0.01% ज़्यादा है, ठीक है, 0.01% क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे समझो। लैम्डा नॉट से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट टाइम्स v/c। इस लैम्डा नॉट को इधर लाते हैं तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट, ये चेंज इन वेवलेंथ हो गया, अपॉन लैम्डा नॉट से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू v/c। और अगर अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये बनेगा आपका परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, और वो आपका आएगा 0.01% इज इक्वल टू v/c। v आपको निकालना है, c की वैल्यू कितनी है, c है 3 × 10⁸ और ये हो गया 100। तो v यहाँ से जो आएगा 2 0 ये जाएंगे और 2 0 ये जाएंगे और 10⁴ बचेगा, 3 × 10⁴ हो जाएगा। यानी ये आपका आया 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो जो स्टार है अर्थ से दूर जा रहा होगा, इतनी रिलेटिव स्पीड से। सी पार्ट। दो साइनसॉइडल वेव हैं, सेम वेवलेंथ है, सेम एम्पलीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, तो ये ω/k दिया है आपको 10। ठीक है। इफ द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट इज 0.5 सेकेंड। तो दो बार स्ट्रिंग फ्लैट के बीच का मिनिमम टाइम दिया, तो ये तो t/2 होगा, क्योंकि एक बार स्ट्रिंग फ्लैट होगी फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर दोबारा वापस आएगी, फिर से फ्लैट हो जाएगी, तो ये t/2 टाइम हुआ। या एक बार फ्लैट हुई फिर नीचे गई, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गई, फिर दोबारा वापस आई, फिर से फ्लैट हो गई, तो ये जो टाइम दिया है ये आपको t/2 दिया हुआ है। t/2 दिया है 0.5 सेकेंड, तो टाइम पीरियड आपका हो गया 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है तो वेव की वेलोसिटी को हम ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं λ/t। वेव की वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड और t है आपका 1 सेकेंड, तो वेवलेंथ जो आ जाएगी लैम्डा वो 10 मीटर के बराबर आ जाएगी। और वेवलेंथ ही आपसे पूछ रहे हैं, सो योर आंसर इज डी पार्ट। सेवेंथ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड्स पे, और उसके सेवेंथ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। तो सेवेंथ हार्मोनिक का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसमें एक लूप होता है, 7 हार्मोनिक में 7 लूप होंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा डायग्राम, इस तरह से बनेगा। टोटल 7 लूप बनेंगे इसमें, इस तरह से। ये सेवेंथ हार्मोनिक होगा। तो इसमें नोड्स और एंटी नोड काउंट कराएं, तो पहले नोड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नोड बनेंगे। तो फिर 7 एंटी नोड होंगे। एक एंटी नोड यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7, जितने लूप उतने एंटी नोड्स होंगे। 7 एंटी नोड और 8 क्या होंगे, आपके नोड होंगे। तो पहले नोड पूछ रहे हैं तो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। इफ यू सेट अप द 9th हार्मोनिक ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू 7th हार्मोनिक क्या होगी, तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो v/2L होती है। तो 9th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 9v/2L और 7th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 7v/2L। तो 9th हार्मोनिक की जो होगी वो 7th हार्मोनिक से ज़्यादा ही होगी। ए साउंड इज प्रोड्यूस बिटवीन 2 वर्टिकल पैरेलल वॉल्स। सिचुएशन ये है कि दो वर्टिकल पैरेलल वॉल्स हैं इस तरह से। ठीक है, और उसमें कोई पर्सन है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लिया यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसने साउंड प्रोड्यूस करी है। तो एक दीवार से इको आती है 2 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड जाना और 1 सेकंड आना। 1 सेकंड जाना 1 सेकंड आना, 2 सेकंड के बाद एक दीवार से इको आती है, और उसके अगले 2 सेकंड के बाद दूसरी दीवार से इको आती है। तो इसका मतलब टोटल 4 सेकंड के बाद दूसरी दीवार से इको आती है। तो 2 सेकंड जाने का होगा और 2 सेकंड ही इसके आने का होगा।
ठीक है, और साउंड 340 की स्पीड से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चली जाएगी वो 340 मीटर, और 2 सेकंड में कितना चली जाएगी 680 मीटर। तो टोटल दोनों दीवार के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, तो दोनों दीवार के बीच की डिस्टेंस आएगी 1020 मीटर। ठीक, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा बी पार्ट।